नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका फेवरेट रेडियो शो। शाम के 8 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, आपका मनपसंद रेडियो शो, जो कि आपके लिए लेके आता है बहुत सारी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशंस, विचार विमर्श, बातचीत। लेकिन वो सारी बातचीत दिव्यांगता के आसपास, विकलांग लोगों के आसपास, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जीवन के संघर्षों को लेकर ये शो आता है रेगुलर आपके बीच। आपका मनपसंद शो मन की आंखों से, और आप सुन रहे हैं इसे 90.4 FM मधुबन रेडियो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हमारे शो में हैं अली असगर बोरा जनाब, जो हैं वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से अपना शोध कार्य कर रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत लेकर आए हैं। वैसे देश में चर्चा चल रही है संविधान पर, एनआरसी पर, लेकिन एक विषय है हमारे दिव्यांग साथियों का, और दिव्यांग साथियों के जो हक हैं वो डेफिनेटली आते हैं हमारे देश के संविधान से। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं संविधान और उसके आसपास के प्रावधानों पर, आर्टिकल्स, वो महत्वपूर्ण मेंशंस जो हमारे संविधान में किए गए हैं दिव्यांगता को लेकर। तो अली भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच शरद भाई। तो अली भाई, संविधान जो कि हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, और हर व्यक्ति अपने आप को संविधान से जोड़ता है, और संविधान ही आपके जीवन की शैली, आपके जीवन को तय करता है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में संविधान में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं जहाँ से उनको अधिकार मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं? शरद भाई, भारतीय संविधान जितना वोकल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए है, ठीक है, उतना वोकल वो संविधान हमारे लिए नहीं, यानी डिफरेंटली एबल्ड के लिए नहीं रहा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है, और शायद विश्व के किसी भी संविधान में सीधे तौर पे नहीं मिलता। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि उस समय इन तमाम वर्गों के लोग संविधान सभा में प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे, और राष्ट्रीय आंदोलन जो था हमारा इन लोगों के अधिकारों के इर्द गिर्द भी घूमा, क्योंकि जो 1920-30 उसके बाद का जो फेज आया जी, उसने देश में राष्ट्रीय आंदोलनों के स्वतंत्रता के साथ साथ समाज सुधार और ये सारे काम भी उसमें आए। तो जाति प्रथा और आदिवासियों का कल्याण, फिर क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश होने जा रहे थे तो हमने अल्पसंख्यकों को उसमें जगह दी थी। महिलाओं का विमर्श काफ़ी चला, ठीक है। हमारे देश में सबसे पहले जब हम प्रस्तावना शुरू करते तो हम इम्प्लिसिटली पढ़ने की कोशिश करते कि संविधान कहता क्या है। क्या वो अगर ना कहें डिफरेंटली एबल्ड के बारे में, तो क्या डिफरेंटली एबल्ड वर्ग को संविधान प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? तो बिल्कुल सीधा जवाब है, करता है वो। इसका पहला मूल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिली हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, खासकर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को, तो वो जो वेग आर्टिकल्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनसे भी बहुत कुछ लेता है और एक राइट के तौर पर इसको डिसाइड करता है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग हैं ना, तो हम भारत के लोग मतलब उसमें डिफरेंटली एबल्ड शामिल हो ही जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 41 की मैं बात करूँ, एकमात्र अनुच्छेद है जो निर्योग्य व्यक्ति या निशक्त व्यक्तियों के बारे में एक शब्द इस्तेमाल करता है जी। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि सरकार जो है उसमें केवल सिर्फ निशक्तों की बात नहीं कही, ये बात भी है। तो आप उसको समझना, उस सिमिलैरिटी को समझना कि क्या सिमिली इस्तेमाल की गई है, कि वो वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए और निशक्त जनों के लिए राज्य जो उपाय करेगा उनके बेहतरी के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, ठीक है जी। तो यानी जब ये आर्टिकल ड्राफ्ट हुआ होगा तो एक डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति में कोई खास अंतर नहीं किया गया जी। अगर ये अंतर होता तो ये अंतर स्पष्ट दिखता। तो ये जो सोच ना राइट वाली, ये बहुत बाद में आई कि डिफरेंटली एबल्ड एक कम्युनिटी है जो कि एस्पायरिंग कम्युनिटी है, वो एम्पावर होना चाहती है, अपने आप को डेवलप करना चाहती है और फिर बाद में अपने राइट्स भी क्लेम करती है। आर्टिकल 14 जो है वो इम्प्लिसिटली बहुत कुछ किया जाता है। 40 उसके बाद अब 14 पे जब हम आते हैं जी। 41 वैसे इसलिए मायने रखता है, पहले 41 कोई और एग्जाजरेट अगर मैं करूं तो वो नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 जी, अनुच्छेद 41 जी। और अनुच्छेद 41 जब संविधान बना था तब क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया था कि वाद योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, यानी आप इसको लेकर कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अब क्या, कोर्ट में चुनौतियां देना इसलिए भी आसान है कि हमारे संविधान में भले ही अनुच्छेद 41 की अनुपालना में कानून बने हो, लेकिन अनुच्छेद 41 उतना आपको लाभ नहीं देता जितना कि वो कानून दे देते हैं, इसकी इस भावना के अनुरूप बने।
जी फिर अपन अनुच्छेद अब मौलिक अधिकारों पर आते हैं, और ये भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, खासकर एम्पावरमेंट डेवलपमेंट को लेकर। जी 14 अनुच्छेद 14 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि की समानता यानी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की मनाही नहीं कर सकता। मतलब स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर। अब बाद में जब ये आर्टिकल इंटरप्रेट होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी का मतलब कंप्लीट इक्वालिटी नहीं है, इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी तार्किक वर्गीकरण हो सकता है। मतलब ये है कि अगर दो लोग जो समान हैं उनको तो समानता के आधार पर ट्रीट करेंगे आप, लेकिन एक समान है और दूसरा उससे बिल्कुल उलट है तो असमान व्यक्तियों को असमान, यानी अगर हम अपने डिफरेंटली एबल्ड भाइयों के संदर्भ में कहें तो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और एक एबल्ड बॉडीड को आप कभी भी समान नहीं देखेंगे, क्योंकि इक्वल विल बी ट्रीटेड एज इक्वली, अनइक्वल विल बी ट्रीटेड एज अनइक्वली। ओके, अब आप इसमें जैसे जोड़ के देखिए कि एक विजुअली चैलेंज पर्सन है, उसको परीक्षा में 1 घंटा अतिरिक्त मिलता है अगर 3 घंटे का प्रश्न पत्र हो, यानी प्रति घंटा 20 मिनट। कोई ये कह सकता है जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी में बिलीव करता है वो तो ये कह देगा कि सभी को इतना ही मिले, लेकिन आर्टिकल 14 की भावना कहती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होना चाहिए। कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर कोई पीछे है तो आप उसको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, आप जब उसको 20 मिनट ज्यादा देंगे तो वो आपके समकक्ष आके खड़ा होगा। ये तो अनुच्छेद 14 की बात रही। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान इनका तो उल्लेख करते हैं कि ये जो है असमानता के आधार नहीं होंगे, यानी केवल सिर्फ इनके आधार पे। ऐसा नहीं कि इनके आधार पे भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इन्हीं के आधार पे नहीं कर सकते। ठीक है, डिसेबिलिटी इसमें मिसिंग है, डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि उस समय विमर्श नहीं था। और शायद मुझे लगता है आज भी इसमें संशोधन इसलिए कोई नहीं करेगा क्योंकि अगर ये शब्द जोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बाद में स्वीपिंग पावर्स ये समझा जाता है कि अगर आर्टिकल 15 और 16 में आप डिफरेंट डिसेबिलिटी को जोड़ दें तो फिर उसके परिणाम शायद सरकार के लिए ज्यादा घातक, क्योंकि उसके बाद हाथ से बात निकल जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है उसके बाद उस चीज को। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संविधान की जो 15 अनुच्छेद और 16 अनुच्छेद है उसकी मूल भावना में असमानता के खिलाफ बात है। और कहीं ना कहीं जैसे अनुच्छेद 16 विशेष तौर पे आप देखो, अनुच्छेद 16 में, क्योंकि अनुच्छेद 15 मोस्टली उन विषयों पर बात करता है जिनका संबंध सामाजिक बुराइयों से भी था। अनुच्छेद 16 हमारे लिए रोजगार से रिलेटेड है। जी। ये कहा जाता है कि अब रोजगार में किसी व्यक्ति को नियोजन, मतलब सरकार जो है वो रोजगार देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो भले वह डिसेबिलिटी वर्ड नहीं लिखा है लेकिन फिर भी डिसेबिलिटी शब्द, डिसेबिलिटी के ही आधार पर तो भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे उसमें लिखा गया हो चाहे ना लिखा गया हो। जी। वो अनुच्छेद ये भी कहता है कि अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यकों को अगर कोई आरक्षण दिया जाता है तो असमानता का उल्लंघन नहीं मानते। अब भले ही ये ना लिखा गया हो कि डिसेबिलिटी को या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को जो आरक्षण असमानता नहीं मानी जाएगी, लेकिन अब उस भाव में है कि आरक्षण की व्यवस्था असमानता को दूर करने के लिए है। ठीक है, तो अब वो अनुच्छेद 16 के भाव में, अब अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है भारत में और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े निर्णय किए। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन की मौलिक स्वतंत्रता होगी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि जीवन का जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है। जी। कि आप एक सांस ले रहे हो और एक मानव हो तो आप जीवन के अधिकार को उपभोग कर रहे हो, नहीं। गरिमामय जीवन, डिग्निफाइड लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी। तो कल को आज एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के पास या डिफरेंटली एबल्ड कोई भी हो, उसके पास ये रास्ता है कि वो ये कह सके कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है जी। और उस तरह वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करा सकता है। जी। लेकिन निश्चित रूप से ये सारे प्रावधान हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल ये सारी बातें चलती रहेंगी और सभी वैचारिक मुद्दों पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन तब तक सुनिए गीत और करते हैं थोड़ा मनोरंजन, फिर आते हैं संविधान के प्रावधानों पर जिस पर हम बात कर रहे हैं जनाब अली असगर बोरा से। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है,
स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है, संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है, संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। कोई मरे ना भूख प्यास से, इसका प्रावधान है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अली भाई, ये बताइए कि जो हम सेक्शन 14, 15, 16 की हमने बात की, 21 की हमने बात की, आर्टिकल 41 की हमने बात की, लेकिन संविधान के साथ साथ एक पूरी दुनिया का एक सैद्धांतिक रूप से समझ बनी है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन दिव्यांग लोगों के अधिकार को लेकर, जो कि 2005 में हुआ। उस सम्मेलन के बाद जो समझ बनी है और उससे एक सैद्धांतिक सहमति बनी है पूरी दुनिया के देशों के बीच कि हम दिव्यांग लोगों या विकलांग लोगों के अधिकार को लेकर हम ये चीज़ें सुनिश्चित करेंगे हमारे मुल्क में। तो वो समझ क्या है और उस समझ की मोटी मोटी बातें क्या हैं? एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस बहुत पहले से इस पे काम कर रहा था जी। उसने बहुत पहले इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया 90s में जी। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया 3 दिसंबर की तारीख है जी। पर उनको ये लगा कि टोकनिज्म से नहीं काम चलेगा। काम तो वो कर रहे थे। अच्छा, इसके भी 2 एस्पेक्ट है, एक तो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, एक डिसेबिलिटी होने के बाद जो उनके राइट्स होते हैं। तो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन पर भी काम किया। आप चाहे वो WHO के माध्यम से कर रहे थे वो लोग, चाहे वो इरेडिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस हो, इरेडिकेशन ऑफ कैटरेक्ट हो, ये पल्स पोलियो हो। पोलियो एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था एक जमाने में। हाँ, अब नहीं है ना। तो बाद में समझ बनी कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, निःशक्तजनों के अधिकार, वो मानव अधिकार है जी, जो किसी भी मानव को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं जी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को 21वीं शताब्दी का पहला मानवाधिकार कन्वेंशन कहा जाता है जी। ठीक है। इसमें हालांकि जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे कई सारे देशों के, जैसे ऑप्शनल प्रोटोकॉल तो हमने भी साइन नहीं किया है जी। ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स में ये होता है कि अगर हम साइन करते हैं तो फिर कल को संभवतः उस पर सुनवाई हो। यूनाइटेड नेशंस में कोई सॉवरेंटी के साथ, ज़्यादातर लोग अपनी सॉवरेंटी के साथ रहते हैं जी। पर यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बना रखी है, उसका नाम भी है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। करीब 18 सदस्य होते हैं उसमें जी। तो ये हर साल रिपोर्ट्स वगैरह जारी करते रहते हैं डिसेबिलिटी को लेकर। भारत के बारे में कोई खास बुरी खबर आती नहीं है, हमेशा भारत को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहा है एटमॉस्फेयर यूनाइटेड नेशंस में। तो क्योंकि हम काम तो देखो हुआ है, लॉ बना है, लॉ प्रोग्रेसिव रहा, जुडिशरी ने काम किया। हाँ, काम तो हुआ इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन वही है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के बाद भी हमें एटलीस्ट 10 साल तो लगे
हमारा एक्ट लाने में। जी। तो कारण ये था कि यूनाइटेड नेशन की सारी बातें हम मानना चाहते हैं तो हम एक ही वो कट कॉपी पेस्ट लॉ बनाते हैं, लेकिन हमने वो नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें उनकी ली ज़रूर है। फिर ये भी कि विश्व की आपने बात की ना, तो विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया को भी आप ले लें, तो उसने हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोविजन इसमें किए गए थे जी, कि किस किस स्तर तक हेल्थ अवेलेबल कराई जाएगी, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन की बात है एक्चुअली आरपीडी एक्ट। इस प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स पर कुछ देशों का की आपत्ति थी, वो इंटरनल मानते थे इसको कि हमारा इंटरनल है टाइप, जो कि पिछले कानून में प्रिवेंशन की बात नहीं थी। तो हमने तो प्रिवेंशन लिया है जी। एक्चुअली हमने सिर्फ उसके तुरंत बाद एक चीज़ की थी 2006 में, जब ये एक्ट लाने से पहले हम एक पॉलिसी ले आए थे। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नाम यही था, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। उस समय मीरा कुमार ये हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, ऑनरेबल मिनिस्टर मीरा कुमार हुआ करती थी। वो पॉलिसी उन्होंने साइन की, फिर अभी तो थावरचंद गहलोत जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके टाइम एक्ट आया। तो कुल मिलाकर पॉलिसी बनाकर हमने अपना इंटेंशन तो दिखा दिया था कि हम ये करना चाहते हैं, पर हमारे साथ दिक्कत ये है कि पॉलिसी अपने आप में आपको रेमेडी नहीं देती, पॉलिसी केवल इंटेंट को शो करती है। हालांकि हम ये मानते हैं जो बहुत एकेडमिक फील्ड में जिसमें हम जिस एकेडमी से आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम तो ये मानते हैं कि कानून भी पॉलिसी होती है, निश्चित रूप से, ठीक है। लेकिन हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिस नाम से आते हैं वो मोस्टली इंटेंट शो करते हैं, तो इंटेंट शो करने से कुछ निकला नहीं। फिर हमने यूनाइटेड नेशन जो के ऑब्लिगेशंस हैं उनको उस हद तक मान लिया जिस हद तक हम मान सकते थे। दूसरा ये है कि हमारे साथ ये कि 2011 में हमने 2.21% हमारी पॉपुलेशन थी जी। अब ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा 2021 के डेटा में। इसका एक बड़ा रीजन ये है 21 डिसेबिलिटीज, क्योंकि 21 डिसेबिलिटीज हमने लाई। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि 2001 और 2011 का मैंने डेटा कंपेयर किया। 2001 में बहुत कम डिसेबिलिटीज, 5 डिसेबिलिटीज को वो लेते थे, 11 में 8 डिसेबिलिटीज को उन्होंने काउंट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो 2.21% पर जब आया तब भी मुझे कोई ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं लगा। मतलब ये जितना भी इंक्रीज आ रहा है ना पिछले सालों में मैंने देखा है, वो सिर्फ डेटा मेथोडोलॉजी में चेंज का कारण है। तो ये चिंता की बात तो है कि हमारा जो कैनवासिंग है डेटा को लेकर वो उतना साउंड नहीं है। मतलब यूनाइटेड नेशंस उस पर भी ध्यान दे रहा है, आपको वो डेफिनेशंस भी वर्कआउट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ दूसरा लोग छुपाते हैं कई जगहों पर, आप अगर सर्वे में देखें तो उनको खासकर मेंटल इलनेस जो होती है उस मामले में तो बिल्कुल ही छुपाया जाता है। तो ये डेटा इस वजह से, तो एक बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस भी इस पे काम तो कर ही रहा था जी। और दूसरा है कि हमारे लेकिन लॉ अभी भी उतने साउंड अभी भी नहीं है जितना दूसरे देशों ने अडॉप्ट किया। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप यूरोपियन यूनियन चले जाएं जी, या ब्रिटेन का लॉ उठा के देख लें, वहाँ पर एटलीस्ट इतनी सख्ती है कि आज भी जो मेडिसिन के पैकेट्स आते हैं जी, उनमें ब्रेल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस इन ब्रेल होते हैं जी। हमारे यहाँ हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आज तक वो करने के लिए बाउंड नहीं कर पाए जी। जाहिर उसमें पैसा लगता है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेडिसिन कई बार बहुत लीथल होती है कि कोई गलत, क्योंकि ये सीधे सीधे राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है जी। हमारे देश में एक बार एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे जी, तो उनकी डेथ हो गई थी गलत दवाई खाने की वजह से जी। तो ये पूरे साउथ एशिया की दिक्कत है फिर जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी देश में आप देखेंगे तो ये भी इसको उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे जी। उसके अलावा मैंने आपको बताया होगा कि ब्रेल एटीएम्स वगैरह हैं, इन पर बात काफी हुई, सर्कुलर्स काफी निकले आरबीआई की तरफ से, पर काम नहीं हुआ क्योंकि आपके लॉ में सिर्फ अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ इलेक्शन कमीशन के काम से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी रिक्वायर्ड था एक्ट में वो सब करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे पोलिंग स्टेशन हमेशा से, एक टाइम होता था जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जब अनाउंसमेंट होती थी तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात का जिक्र नहीं होता था कि वो डिफरेंटली एबल्ड जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं। अब आप कोई भी अनाउंसमेंट सुनेंगे, कोई भी जो उनकी प्रेस रिलीज आती है इलेक्शन कमीशन जी, उसमें एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें वो डील करते हैं इस मैटर को कि डिफरेंटली एबल्ड जो वोटर्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। एक्चुअली वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आप, आपको ये बता रहे कि आपका राइट है। अगर कोई बीएलओ या कोई पोलिंग ऑफिसर आपको देने से मना करे तो आप उससे कह सकते हैं कि नहीं, इसके बिना तो मैं वोट नहीं डालूंगा, ये मेरा राइट है। लाइक ब्रेल पर्ची आपको मिल जाएगी, आपको रैंप मिलेगा, आपको व्हील चेयर मिलेगा। तो ये सारी चीजें पोलिंग स्टेशन पे आपका राइट बन गई। पहले ये ठीक था कि कोई आपकी मदद कर दे तो कर दे, वरना
हिचक भी सकते थे कि भाई ठीक है मैं पोलिंग स्टेशन जाऊं तो राइट टू वोट तो बहुत बेसिक राइट है, लेकिन आपके सभी अधिकारों। जी जी जी, लेकिन आपने अपनी बातचीत में बहुत सारे विषय उठा दिए हैं। खासतौर पे आपने एक्सेसिबिलिटी की बात भी इसमें ले ली, आपने प्रोटोकॉल्स की बात, मेडिकल प्रोटोकॉल्स की बात भी आपने इसमें ले ली। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, फिर से बात वहीं आती है कि सम्मेलन हुआ, उसकी कुछ मोटी मोटी बातें हमने हमारे लॉ में ले ली हैं, लेकिन जैसा अभी हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि लॉ में बहुत सारी बातें नहीं आई हैं जो एक्सप्लिसिटली आनी चाहिए थी, फिर जिस पर कुछ लोगों का कहना ये है कि रूल्स में वो सारी बातें आ सकती थी, लेकिन रूल्स में वो बातें आई नहीं है। जैसा हमारी चर्चा हुई कि 12 राज्यों ने रूल्स बनाए ही नहीं है, 12 नहीं बनाए हैं, बाकी के राज्यों में तो अभी रूल्स बने ही नहीं हैं, और सेंटर के रूल्स आ गए हैं, लेकिन उनमें सारी बातें लॉ से नहीं आ पाई हैं। तो तस्वीर कैसी देखते हैं आप? मैं बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कैसे रूल में और लॉ में गैप छोड़ा जाता है। जी, लॉ ये कहता है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि आपको ऐसा वातावरण मिलेगा जिसमें कोई बाधा ना हो। जी, फिर ये भी कहा जाता है कि अच्छा, बाधा को परिभाषित किया यूनाइटेड नेशन ने, सबसे बड़ी बात ये भी आप ये देखिए, और भारत सरकार ने भी उसी शब्द को फिर अच्छे से परिभाषित किया। बाधा का मतलब पहले ही होता था कि कोई स्टेप है, कोई मतलब खड्डा है, ठीक है, बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, वो बाधा होती थी। अब ये कहा गया कि जो सोसाइटी के साथ आपको इंटरेक्ट करने में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब बैरियर है। लेकिन दिक्कत क्या है फिर बैरियर को डिफाइन करने के बाद भी कि फ्री एनवायरनमेंट देंगे तो कैसे देंगे, इस पर बात ही नहीं होती, मतलब क्या प्रोविजंस होंगे उसको लेकर। तो वो एक वेग होता है, उसको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, उसका एक्सप्लेनेशन रूल्स में आना चाहिए था, ठीक है। अब एक सवाल, एक बात और भी है कि रोस्टर्स बनाने की बात भी उसमें होती है कि 4% आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा जी। लेकिन रोस्टर मेकिंग फिर आप रूल पे छोड़ते हैं, जबकि वो चीज़ लॉ में आ जाती तो रूल में एक क्लोज अगर आप ये डाल देते कि हर 25वीं सीट डिफरेंटली एबल्ड के लिए रिजर्व रहेगी जी, तो जो कोई चीज़ लॉ में लिखी होती है ना, उससे ये कि रूल उसको डेविएट नहीं कर सकता। आज रूल उसको डेविएट कर सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप रूल बदल सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, फिर मैंने बताया कि लॉ कितना वेग होता है। आपने ये तो कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी आप बनाएंगे, पर आपने नहीं कहा कितने दिन में बनाएंगे, आपने ये नहीं कहा कौन बनाएगा, आपने ये नहीं कहा नहीं बना तो। मैंने पूरे एक्ट में एक चीज़ देखी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ये बात तो कही गई है कि आप उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हैं जो आपका डिस्क्रिमिनेशन करे जी। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो आप उसको प्रूव कैसे करें? मतलब दिक्कत क्या है कि आपका इंस्टीट्यूशन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं बना रहा है जी, तो एक तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसको एक लॉ का वायलेशन नहीं मानेंगे, आप मानेंगे ठीक इग्नोरेंस ऑफ लॉ जी, उसको बना लेना चाहिए या उसको आदेश मिल जाएगा बनाओ, पर कितने दिन में बनाओ, क्योंकि लॉ ये तो नहीं कहता कि एक ही दिन में बना के देना है 3 महीने में, तो आप उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं बनेगा। निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, अभी हमारी जो बातचीत थी तो अली भाई कह रहे थे कि सेंसस की बात इन्होंने की, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप जहाँ भी हों, जिस ढाणी में, गांव में, शहर में, 2021 में, यानी कि अब से 1 साल बाद हमारी जनगणना फिर से होगी। हमारे पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों को गिना जाएगा, उनकी संख्या का डेटा लिया जाएगा। तो आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, जहाँ पर भी आप कोई दिव्यांग साथी, विकलांग साथी और मानसिक रूप से विकलांग साथी कोई दिखता है तो आप उसका आंकड़ा जरूर उपलब्ध कराएं जनगणना कर्मी को, जिससे कि सही संख्या सरकार तक पहुंचे, और जब सही संख्या पहुंचेगी तभी सही पॉलिसी बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय पर बातचीत करने के लिए। अली भाई, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत सारा शुक्रिया, और आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, समय देते रहें, और हम श्रोताओं तक ऐसे ही नए नए विषयों तक पहुँचते रहेंगे। तो ये चिंतन और विमर्श के इस एपिसोड के साथ शरद त्रिपाठी का नमस्कार और आदाब।